Hello everyone, welcome in Elite Defense Academy Physics classes. I am Pramveer Chauhan, lecturer in Physics. I provide physics lectures through Defense Academy and named as Elite. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी जो एकेडमी है इसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एंड नेवी डबल ए। तो आजकल क्या होता है, नेवी डबल ए में या नेवी का कंबाइंड एक ही एग्ज़ाम होने लग गया है। पहले एसएसआर का अलग होता था और डबल ए का अलग होता था। अब एक ही कॉमन एग्ज़ाम होता है, उसी से आपकी मेरिट तैयार की जाती है और फिर आपका डिवाइड कर दिया जाता है कि डबल ए में किनका सिलेक्शन है और एसएसआर में किनका है। तो देखिए थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्स ग्रुप एयरफोर्स। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है 25 मार्क्स इंग्लिश। 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। इसमें आपका जो पार्ट है इसको डिवाइड किया गया है 10+10 में, यानी 11th और 12th जो सीबीएसई सिलेबस है उसमें से आपका 10 मार्क्स का कंटेन है, जो 10 मार्क्स का पार्ट है वो रहेगा, ठीक है। और बाकी का जो 10 मार्क्स का होता है ये जनरल इंग्लिश यानी 6th क्लास से लेके अब तक जो भी आपने इंग्लिश में सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। यानी ये मान के चलिए बिल्कुल बेस होता है इंग्लिश का, बहुत ही सिंपल जिसको हम कहें वो आपका सेटअप होता है इस एग्जाम में। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका रहेगा 25 मार्क्स आपके फिजिक्स के होते हैं। सेकंड पार्ट आपका फिजिक्स ही होता है। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और जो 25 क्वेश्चन है इनका डिवाइडेशन देखिए। 20 क्वेश्चंस आपके 11th एंड 12th सीबीएसई सिलेबस से रहेगा। ये ध्यान रहे, सीबीएसई सिलेबस यानी 11th और 12th में जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें से 20 मार्क्स, ये 20 से कम नहीं हो सकता, मे बी 21 और 22 मार्क्स हो सकता है। बाकी बचे आपके मान के चल रहे मैक्सिमम 5 मार्क्स बचे हैं, इनमें से 2 मार्क्स की केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं होगा, वो आपका 10th लेवल तक का ही होता है। और 3 मार्क्स आपके रहते हैं जर्नल साइंस के। कई बार ये होता है कि केमिस्ट्री का कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये आपका जो 3 मार्क्स है 10th लेवल तक का, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बाकी जो इंक्रीमेंट हो सकता है वो किस में होगा, आपका 20 मार्क्स की जो फिजिक्स आपकी 11th 12th क्लास की है ये 21 और 22 मार्क्स तक की आ जाती है, लेकिन ये 20 से कम नहीं होगी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है 25 मार्क्स का ही आपका मैथ होता है। मैथमेटिक्स आपका 25 मार्क्स का, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। सेम पैटर्न इसमें है, जो आपके 20 क्वेश्चन हैं वो आपके इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं। वो आपके 11th और 12th सिलेबस से रहेंगे, 11th एंड 12th सीबीएसई सिलेबस से। बाकी आपके बचे 5 मार्क्स मैथ में, इनमें से आपका जो 5 मार्क्स होता है वो अर्थमेटिक प्लस सिंप्लीफिकेशन, वैसे सिंप्लीफिकेशन इसी का ही पार्ट है। तो अर्थमेटिक यानी जो आपका मेनली 9th और 10th का मैथ है उसमें से आपका आता है। अब देखिए कुल मिला के जो पेपर हो गया ये आपका होगा 70 मार्क्स का। कितना? 70 मार्क्स का। इसमें जो आपका टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो होता है 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। क्लियर? इस तरह से आपका पेपर सेट होता है। अब देखिए इसमें जो पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। 20 मार्क्स की इंग्लिश है, हर पार्ट में आपको 9 मार्क्स लेने होते हैं। 9 मार्क्स इसमें आप ये समझिए कि क्वालिफाई के लिए ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे के किसी भी पार्ट में 9 मार्क्स से कम रह गए तो उसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाता। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले 10 और 9 मार्क्स हर पार्ट में लिए जाएं। उसके बाद जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट
किया जाए। तो ये जरूरी है, अगर इंग्लिश में ही 9 से कम रहेंगे तो आगे पेपर चेक ही नहीं होगा। चलिए उसके बाद आता है आपका वाई ग्रुप में। तो वाई ग्रुप में जो होता है उसमें क्या रहेगा आपका, वाई ग्रुप में 20 मार्क्स की इंग्लिश और 30 मार्क्स आपके रहते हैं जर्नल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स रहता है, ये हो गया टोटल 50 मार्क्स का। इसमें जो टाइम पीरियड रहता है वो होता है 45 मिनट। कितना होता है? 45 मिनट। लेकिन आजकल जो हम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट जो फॉर्म होता है वो एक्स एंड वाई ग्रुप का एक कॉमन फॉर्म होता है, उसी को फिलअप करवाते हैं। तो एक ही पेपर होता है एक्स और वाई ग्रुप का जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टाइम पीरियड 85 मिनट होता है। तो उसमें तो 70 मार्क्स आपका ये था, इसमें क्या और ऐड हो जाएगा, 30 मार्क्स की जीके एंड रीजनिंग ऐड हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से 2 मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, एक एक्स ग्रुप की और एक वाई ग्रुप की। तो आपका किस में हुआ है या दोनों में हुआ है वो आपका उस लिस्ट में आ जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेवी की, नेवी AA और SSR की, तो इनका भी अब आप देख रहे होंगे, पिछले साल भी एक ही एग्जाम हुआ था, आगे भी एक ही होना है। पहले SSR का और नेवी AA का अलग अलग होता था, अब एक कॉमन एग्जाम होने लग गया है। तो उसमें जो सिलेबस होता है 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट 25 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स होते हैं और टाइम पीरियड होता है 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, और इसमें वही है 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स साइंस, जिसमें 20 और मोर देन 20 फिजिक्स। वही है सेम आपका जैसे एयरफोर्स में होता था। और ऐसे आपका मैथमेटिक्स है वही 25 मार्क्स का, और आपकी 25 मार्क्स की जीके यानी जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग होती है। ठीक है, यही सेम पैटर्न इसमें होता है, वही है। इसको क्वालिफाई करने के लिए हर पार्ट में आपको एटलीस्ट 9 मार्क्स चाहिए। आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक टॉपिक को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसी को डिस्कस करता हूं, जिससे आप देखोगे कि कोई भी ऐसा पेपर आपको पीछे का नहीं मिलेगा जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन ना आए हो। एटलीस्ट 1 मार्क्स और एट मोस्ट 2 मार्क्स। तो ज्यादातर 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और वो है आपका काइनेमेटिक्स। कहां से आते हैं? काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में आपके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में एक में होता है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एक होता है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, इस तरह से इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके चल रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रेस्ट एंड मोशन की, जिसको आप बहुत मतलब कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, यानी 6th-7th क्लास में मोशन और रेस्ट शुरू हो जाता है। तो उन चीजों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट हम जिसको कह सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक वेल डिफाइंड पॉइंट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच वी डिस्क्राइब द मोशन और पोजीशन ऑफ अदर थिंग्स। किसी ऐसे पॉइंट को जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं या जिसकी नॉलेज सभी को है, उसका यूज करके हम बाकी किसी और ऑब्जेक्ट के मोशन को या उसकी पोजीशन को, स्टेट को एक्सप्लेन करें, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मेनली आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट कैटेगरी है आपकी इनर्शियल और सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल। Inertial and non-inertial frame of reference. Inertial, the frame of reference which is attached with the object which is in uniform motion.
यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर किस में हो, रेस्ट में, उसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड रहेगा उसको बोलते हैं इनर्शियल। एंड द फ्रेम अटैच्ड विद एक्सेलरेटेड मोशन, जो आपका एक्सेलरेटेड मोशन के साथ अटैच्ड रहेगा उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ये चीज आपकी क्लियर है कि एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है और यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट किसको बोलते हैं, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हो। तो बहुत से पेपर में मैंने देखा है कि पूछा गया है, किसी में पूछ लिया कि अर्थ को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सन के बारे में कुछ बताने के लिए अर्थ को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं, तो अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपका वो मोशन बताएगा कि उसका मोशन इस टाइप का है, तो बताइए वो अगर मैं उसको फ्रेम कंसीडर करूं तो आपका इनर्शियल रहेगा या नॉन इनर्शियल रहेगा। तो हर टाइप का सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है। एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। कैसा होगा, एक्सेलरेटेड रहेगा। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। भाई हो सकता है स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो और ना भी हो सर्कुलर मोशन में, तो अगर अर्थ की मैं बात करूं तो स्पीड तो आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदलती है, इस वजह से उसका मोशन होगा एक्सेलरेटेड। तो अर्थ क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे ही आपसे और कोई क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब बस केवल आपको एक चीज पता करना, क्या उसका मोशन एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो कैसा है, नॉन इनर्शियल, अदरवाइज इनर्शियल। क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट की तरफ मैं प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दो टॉपिक हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनसे भी बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हो सकते हैं, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ जो होता है आपका, जो भी आपने ट्रेवल किया, पाथ लेंथ एक्चुअल जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर भी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसलिए क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसकी मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मे बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। क्या ये पॉसिबल है। इस तरह से करके चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस, में बी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंजमेंट कर रहा हूँ इसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको उसमें फाइंड आउट करके आंसर बताना है कि एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मे बी इक्वल टू और लेस देन हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से। कंडीशन आपकी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में विदाउट रिपीट की अगर कोई मोशन है तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखिए बहुत सी टर्म ऐसी हैं जिनको मैं छोड़ के चल रहा हूँ, जो भी टर्म मैं छोड़ के चल रहा हूँ
वो हैं बहुत इजी, लेकिन वो उनको छोड़ क्यों रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मैं केवल वही टॉपिक डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम पीरियड कम है। हम मेनली अक्टूबर के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें मेनली आपका मान के चलिए कि सिलेबस को कंप्लीट करने के केवल 3 मंथ्स हैं और फिर 1 मंथ में उसका रिवीजन, ठीक है। इसलिए केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका फिक्स है कि जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनके अलावा किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो हम करवा रहे हैं उसको कोई रेगुलरिटी से करेगा और साथ में हमें फॉलो करेगा, यानी जो हम टाइम टेबल बनाएंगे उसको ओबे करेगा। उसका सिलेक्शन 100% होना है, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो हम जो ये क्लासेस होती हैं, ये हमने एक ऐप है जिससे हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो लाइव क्लासेस का जो डेमो है वो आपका चल रहा है, और उस डेमो को अगर किसी को देखना हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरे ही नंबर है 8059118626, या ये व्हाट्सएप नंबर है और ये केवल कॉल के लिए है। किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लाइव क्लासेस जो आपकी डेमो क्लासेस चली हुई हैं वो अटेंड करने के लिए। जैसे ही आप उन क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको क्लास शुरू होने से 15 या 20 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इतनी देर बाद इस क्लास की शुरुआत होनी है, यानी अब फिजिक्स की क्लास शुरू होनी है, अब मैथ की शुरू होनी है, अब जीके या रीजनिंग की शुरू होनी है, या अब इंग्लिश की शुरू होनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसके लिए अगर डेमो क्लास किसी को अटेंड करनी हो, कोई इच्छुक हो, तो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो ये चीज़ हमारी क्लियर होती है यहाँ से। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन देखिए आता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। एक ऑब्जेक्ट है वो चलता है ऐसे चल के और यहाँ पहुँच जाता है। ये जो है इस आर्क का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालिए। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ में होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे सेमी सर्कल है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो डिस्टेंस हुआ आपका पाई आर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ये ए और बी के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो यहाँ पे भी आपका ये क्या रहेगा आर। तो ये कितना हो गया आपका 2r। ऐसे करके आर से आर कैंसिल, पाई बाई 2, यानी पाई रेशियो 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका सर्कुलर पाथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक सर्कुलर पाथ में एक एथलीट लगातार चक्कर लगा रहा है, उसने 20-15 जो भी गिनती है उसने बता दी कितने रोटेशन कंप्लीट किए, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। व्हेन नंबर ऑफ रोटेशंस आर कंप्लीट, व्हेन नंबर ऑफ रोटेशंस आर कंप्लीटेड, व्हेन नंबर ऑफ रोटेशंस आर कंप्लीटेड, वो चाहे कितने भी हो, तो क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी सेम, तो इनिशियल और फाइनल सेम है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0 अगर नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हुए तो। अब बात करता हूं मैं, अगर नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो तो डिस्टेंस क्या रहेगा, तो वो होता है n इंटू 2 पाई आर। जितने भी रोटेशन है उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आता है नंबर ऑफ रोटेशन इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होगा, तो 1/2 वाला पार्ट अगर मैं कंप्लीट देखना चाहूँ कि टोटल रोटेशन 3.5 हुए, 5.5 हुए, इस तरह से रोटेशन आपका करे, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर किस फॉर्म में हो वो n/2 की फॉर्म में, यानी एक नंबर ऑफ रोटेशन जितने भी किए उसने और एक लास्ट में हाफ किया, तो वो होता है डायमीटर के अलावा इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। और डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू
डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर, जितने नंबर ऑफ रोटेशन किए वो प्लस पाई आर। क्लियर? ये पाई आर कौन सा? हाफ रोटेशन वाला। ये 2 पाई आर इंटू मैन नंबर ऑफ रोटेशन जितने कंप्लीट किए वो। इसके अलावा और क्या आ सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन में। तो बहुत ही एक इजी सा हमने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला बना रखा है जिससे आपका वो चाहे किसी भी तरह का रोटेशन कर रहा हो, हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 तो कैसा भी हो, कॉमनली हम उसको कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट P पॉइंट से चलना शुरू करता है और Q पे पहुंच जाता है। ये गिवन है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का राइट एंगल है। ये रेडियस डेफिनेटली हम PQ बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू PQ इजीली बता देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगर मैं बात करूं कि वो पूछ ले डिस्टेंस बताइए किसका, PQ का, तो मैथ में बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है कि एक रोटेशन अगर कंप्लीट होता है यानी 360 डिग्री का एंगल अगर बना तो आपके पास डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। अगर एंगल बना 1 डिग्री का तो ये हो गया 2 पाई आर अपॉन 360। तो अगर ये थीटा आपको मिल जाए तो क्या कर देंगे, थीटा। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, आर की जो लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह का कोई फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी बन जाए डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलिए राइट एंगल था, पाइथागोरस का यूज हो गया। अगर ये Q पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता तो, और ये गिवन मिल जाता मेरे को थीटा, ये मेरे को मिल जाता थीटा, ये रेडियस। तो अब मेरे को PQ निकालना पड़ जाता। तो कैसे निकालूंगा, अब यहाँ पे PQ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। चाहे आप अप्लाई करके देख सकते हो, हाफ रोटेशन पे 1/4 पे मर्जी जो भी एंगल लेके, तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला। तो जो सर्कुलर पाथ्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो इनके अलावा कोई बन ही नहीं सकती, इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं बन सकती। चलिए एक प्रॉब्लम और आपका मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ, वैसे आ चुका वो लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको उस टाइप को। इस तरह से क्वेश्चन आया था एक बार कि ये पॉइंट P है, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे मतलब टायर है, उसके ऊपर मैंने रेड कलर का कोई मार्क लगा दिया। जब उसका हाफ रोटेशन होता है तो रेड कलर के मार्क का डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। जो रेड कलर का मार्क है वो कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इसने बता दिया है हमें यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितनी होगी, हाफ रोटेशन में पाई आर होगी। तो वो पहुंच जाएगा उस टाइम पे यहाँ, ये P कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ इसको मैं नाम P डैश दे देता हूँ। अब मेरे को चाहिए ये क्या चाहिए, P डैश। P डैश कैसे निकालोगे, बहुत इजी हो गया। ये हाइट पता, ये निकालनी है, ये भी पता है, r प्लस r। भाई यहाँ पे हाफ होगा, ये r और ये भी r, 2r। नाउ यूज द पाइथागोरस थ्योरम और क्या निकाल दोगे, P डैश। तो यहाँ से सर्कुलर जो आपके क्वेश्चन थे उनमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इन जो टाइप मैंने आपको बताई है इनके अलावा नहीं होंगी। अब देखिए जो हमारा पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ इसी तरह से हम क्या करते हैं कि आपकी जो क्लास शुरू होती है उससे पहले वाले दिन या फिर उस क्लास से एटलीस्ट 1 आवर पहले हम जो पढ़ाएंगे उसके नोट्स बच्चे को प्रोवाइड करवा देते हैं PDF फाइल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बच्चा उस नोट्स को अपने सामने रख के बैठ जाएगा और हम उन नोट्स के अंदर कि पॉइंट नंबर फर्स्ट उसको क्लियर करेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड इसको क्लियर करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता चला और नोट्स बच्चे के पास नहीं है तो लिखने में काफी टाइम लग जाता है। और कई बार क्या होता है बच्चा बार बार उसको पीछे करके देखेगा, तो लाइव क्लास में ये चीज पॉसिबल है नहीं। अगर वो पीछे करके देखेगा तब तक हम और आगे निकल जाएंगे, इसलिए हम उसको पहले ही PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद उसको क्लास वर्क हमने क्या करवाया वो उसको मिल जाएगा एज ए PDF। और फिर उसको होमवर्क यानी जो टॉपिक हमने करवा दिए, टाइप हमने डिस्कस कर दी, इनसे जो आए हुए क्वेश्चन हैं या और क्या टाइप जो हमने डिस्कस की है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं एज ए होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 आवर की क्लास होगी, उस 1 आवर की क्लास में हम क्या करेंगे,
15 मिनट, तो शुरू की 15 और 20 मिनट्स हम डाउट्स के लिए रखेंगे, यानी जो पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन मिले थे उन सभी के आंसर उसी दिन आपको सेंड कर देने होते हैं। वहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस बच्चे का गलत है, इसका गलत है, उनको हम नोट करके रखते हैं और फिर वो सारे डाउट्स हम उन 20 मिनट्स में क्लियर कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक वैसे ही जैसे प्रोसेस है ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही 1 वीक कंप्लीट होता है, उस 1 वीक में हम कंप्लीट पेपर लेते हैं, लेकिन जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सप्ताह में जितने भी टॉपिक क्लियर हुए केवल उन्हीं से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या होगा कि जितना एक सप्ताह में हो गया, ठीक है, जो प्रेजेंट वीक है उसमें हुआ उसको लेते 75% और जो प्रीवियस वीक में हुआ था उसको लेते 25%। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जो पीछे जाता जा रहा है उसका टोटल का 25%, जो आपका प्रेजेंट वीक में होता है उसका 75%। हर संडे को एक टेस्ट होता है, वो भी टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होता है। जैसे ही आप उसको कंप्लीट करके क्लिक करोगे वो हमारे पास आंसर्स आपके आ जाते हैं और तुरंत आपके 20 या 25 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने क्या क्या गलतियां इसमें की हैं। तो आइए आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में, वैसे अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चे जितने भी आपके इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या आप भी ऐसा कर पा रहे हो या नहीं। ये क्यूब है जिसकी साइड है ए, ठीक है, ए साइड है, ए यानी सारी साइडें सेम है। यहाँ से एक चिट्टी यहाँ से चलना शुरू करती है पॉइंट ए से जाती है बी के पास, बी से जाती है सी के पास, सी से जाती है डी के पास, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस तो आप सभी ने फटाफट निकाल दिया 3a। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है आपका AD। AD की वैल्यू बताइए क्या होगी, AD की वैल्यू क्या होगी। तो वेक्टर एडिशन से बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, वेक्टर एडिशन से I कैप, J कैप और K कैप, इन सभी का क्या करोगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट A स्क्वायर कॉमन, और वहां पे क्या आया आपका 3A स्क्वायर, क्या आ गया देखिए ये ऐसा हो गया। इसमें किया आपने AI, ठीक है। फिर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वो आपका क्या रहेगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साइड तो बराबर है, ये A स्क्वायर ये A स्क्वायर ये A स्क्वायर, इसके साथ I आया, इसके साथ J आया, इसके साथ K आया, सभी का मैंने क्या किया स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद 1 हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसका अंडर रूट, तो ये आ गया आपके पास 3A स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से A बाहर आ गया और ये क्या आ गया इस तरह से A अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेमो क्लासेस के लिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लाइव डेमो क्लासेस को अटेंड करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। देखिए मैं जितना भी पार्ट कवर करता हूँ उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके अलावा कोई और टाइप क्वेश्चंस की नहीं बन सकती रिलेटेड टू एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि IIT PMT JEE मेंस इनमें इनसे अलावा नहीं आएंगी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अच्छा लेवल होता है उसका, ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेसिक है। यानी इसमें तो ऐसा है अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो चीज होती है। आपने देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आया आज तक, केवल किसका है डॉट प्रोडक्ट का। यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैलकुलेशन कम से कम हो। ये मान के चलिए कि जिस बच्चे ने हमें ओबे किया, यानी जो हम टाइम टेबल करेंगे उसको रेगुलरिटी से फॉलो कर लिया, आपके पास केवल 4 मंथ्स का टाइम है। 4 मंथ्स हमें अपने यानी आप अपने आप को हमारे अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। हम इस जो एकेडमी है इसमें कंप्लीट आपका जो टाइम टेबल है वो सेट करके आपको देते हैं कि कब किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, किस टाइम पे आपको फिजिकल वर्क करना है, कब आपको एक्सरसाइज करनी है। एक ऐप हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वो आपको बताती है कि कितना फास्ट रनिंग कब करनी है, कब स्लो होना है, कब फास्ट चलना है, क्या आपकी कंडीशन है, क्या आपको और दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, वो सब आपके स्टेप्स वगैरह सब बता देती है,
ठीक है। तो जो भी है आपको हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और ये भी हम इस चीज़ की भी गारंटी ले रहे हैं कि जो बच्चा ईमानदारी से हमारे टाइम टेबल को 4 मंथ्स के लिए फॉलो करेगा और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको रेगुलरली सिंसियरली ईमानदारी से करेगा, उसका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।